गुड मॉर्निंग सभी लोग, कैसे हैं। साकिब आइस के यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत है। और हमारे भारतीय इतिहास की टेस्ट सीरीज जो प्रैक्टिस सेट है, इसमें आज हम बात करेंगे हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 14 की। और इसके थ्रू हम आज जो क्वेश्चंस देखेंगे उनमें जो मेनली जो 20 क्वेश्चन है ये गुप्त काल के प्रश्न हैं। और गुप्त काल की जो पॉलिटिकल जो एक तरह से जो रूलर हैं उनके बारे में यहाँ से प्रश्न लिए गए हैं। तो गुप्तकालीन आरंभिक जो रूलर हैं उनके बारे में ये 20 प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ही हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं हर एक चैप्टर से जो आने ज़्यादातर पूछे जाते हैं या आगे आने की पॉसिबिलिटी है, उन्हीं के बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता था। ठीक है, स्वर्ण युग क्या होता है? स्वर्ण युग किसी एक क्षेत्र में नहीं होता, हर एक क्षेत्र में होता है। जैसे साहित्य के क्षेत्र में स्वर्ण युग, जैसे जनता खुशहाल हो, इसके माध्यम से लोगों में अच्छी एक शांति और पीस हो, इसे भी आप स्वर्ण युग कह सकते हैं। इसके अलावा अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा हो तो यह भी स्वर्ण युग है। या पॉलिटिकल सिस्टम मेंटेन तरीके से चल रहा हो, यानी कि हर एक दृष्टि से जब सब कुछ ठीक से चल रहा हो, प्रजा में शांति हो, समृद्धि हो, तो ऐसे ही समय को हम स्वर्ण युग कहते हैं। और ऐसा स्वर्ण युग प्राचीन भारत में किस वंश का था, ये आपसे पूछा गया है। जब हम प्राचीन भारत की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक तारीख होनी चाहिए कि ये कब तक के समय की बात कर रहे हैं। भारत में इतिहास की दृष्टि से जिसे हम प्राचीन इतिहास कहते हैं, वह तुर्कों के आक्रमण तक की घटनाओं को कहा जाता है। तुर्कों के आक्रमण यानी कि महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के आक्रमण तक की घटनाएं इतिहास की प्राचीन इतिहास का भाग कहलाती हैं। इसे हम जो एक तरह से राजपूत काल और राजपूत काल के समय होने वाले ये तुर्क आक्रमण के अंतर्गत देख सकते हैं। इसके बाद जब 1206 में भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की, भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की, यहीं से मध्यकालीन भारत का आरंभ हो जाता है। तो ये आपका 12वीं सदी से पहले की जितनी भी घटनाएं हैं वे आ जाती हैं आपके प्राचीन भारत में। तो इस समय इनमें से कौन सा वंश ऐसा है जिसे स्वर्ण युग कहा जा सकता है? ए मौर्य काल, बी शुंग काल, सी गुप्त काल और डी मगध। तो इसका आंसर होगा सी गुप्त काल। इतिहासकार ये मानते हैं, देखिए इन प्रश्नों के उत्तर हमारे और आपके व्यक्तिगत अनुभव से नहीं, बल्कि जो इतिहासकारों का जो निष्कर्ष है जिसे आपके सिलेबस में लिखा गया है, उसी आधार पर इसके उत्तर को हम देखेंगे। तो इतिहासकारों के अनुसार गुप्त काल में एक तरह से चारों तरफ जो विकास हो रहा था, चाहे वो साम्राज्य का विस्तार हो, चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम हो, चाहे प्रशासन का स्थायित्व हो या साहित्य का विकास हो, इन सब की दृष्टि से यह देखा जा रहा था कि गुप्त काल में जो एक तरह से इसको हम स्वर्ण काल कह सकते हैं। जैसे सोने के सिक्कों का चलन हो या साहित्य की दृष्टि से गुप्त काल वास्तव में स्वर्ण युग था, क्योंकि साहित्यिक का जो विकास हुआ है इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो उनके 9 रत्न थे, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में जो 9 रत्न हुआ करते थे, उन 9 रत्नों में से एक थे कालिदास। और कालिदास को कौन नहीं जानता, कालिदास ने कितने महत्वपूर्ण ग्रंथ और महाकाव्य लिखे हैं। तो इस प्रकार से जो शासक थे गुप्तकालीन, उन्होंने राजकवियों को आश्रय दिया और इनके संरक्षण में बहुत ही बेहतरीन कवियों ने अच्छे अच्छे ग्रंथों की रचना की है। तो कुल मिलाकर के ये जो गुप्त काल है, ऑप्शन सी, यह प्राचीन भारत में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है हमारा, गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? ए चंद्रगुप्त प्रथम ने, बी श्रीगुप्त ने, सी चंद्रगुप्त द्वितीय ने और डी घटोत्कच ने। तो गुप्त संवत की स्थापना करने वाला जो गुप्त शासक था वो चंद्रगुप्त प्रथम था। और 319 320 ईस्वी में गुप्त संवत स्थापित किया गया। अपने राज्यारोहण के समय चंद्रगुप्त प्रथम ने ऐसा किया था।
जो गुप्त वंश था, गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की। ठीक है, गुप्त वंश की स्थापना किसने की? श्रीगुप्त ने की। और श्रीगुप्त जो है इसका संस्थापक था गुप्त वंश का, लेकिन इसका जो बेटा था घटोत्कच और उसका पुत्र था चंद्रगुप्त प्रथम। यानी कि इसने स्थापना की, फिर इसका पुत्र आया घटोत्कच, फिर घटोत्कच का पुत्र आया चंद्रगुप्त प्रथम, और चंद्रगुप्त प्रथम का जो पुत्र था वो समुद्रगुप्त था, और समुद्रगुप्त का पुत्र जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय था। तो इस तरह से वंशावली का क्रम जो है गुप्त संवत के, उसके हिसाब से ये चंद्रगुप्त प्रथम जो है ये गुप्त वंश का प्रथम, दूसरा, तीसरा शासक ये था गुप्त वंश का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे। पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा पहला ऐसा गुप्त शासक था जिसने सिक्के जारी किए थे। मैंने आपको अलग अलग वीडियो में बताया कि भारत में, प्राचीन भारत में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी करने वाले जो वंश था वो गुप्त वंश ही था, जिनने मात्रा के रूप में सबसे ज्यादा है। 2 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो वो गुप्त शासक थे, और सबसे प्योर सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो वो जो कुषाण वंश था उसका नाम यहाँ पर आता है। यहाँ पर पूछा है कि पहला गुप्त शासक कौन था जिसने सिक्के जारी किए। ए श्रीगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी समुद्रगुप्त, और डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो आपका उत्तर होगा बी चंद्रगुप्त प्रथम इनमें से पहला गुप्त शासक था जिसने सिक्के जारी किए थे। ठीक है, सिक्के जारी करना एक तरह से इनकी राजनीतिक स्थिरता का प्रतीक था। तो जाहिर सी बात है कि वास्तविक रूप में चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त वंश की जो प्रसिद्धि है वो फैलाई, और उसके बाद में इन्होंने अपने जो तमाम जो इनके राज्य थे आसपास के, उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, और उन्हीं की याद में इन्होंने स्मारक में इस प्रकार के सिक्के जारी किए। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था। यहां पर जो शासक है इनमें से किसी एक की तुलना नेपोलियन के साथ की जाती थी। नेपोलियन कौन था? नेपोलियन जो है ये फ्रांस का एक डिक्टेटर था। जब फ्रांस की क्रांति हुई तो फ्रांस की क्रांति के बाद तानाशाह के रूप में वहां पर नेपोलियन आया, और नेपोलियन से इनमें से किसी एक की जो तुलना की गई है वो इसलिए क्योंकि नेपोलियन एक महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी डिक्टेटर था, तानाशाह था, जो विश्व भर में पूरे यूरोप में अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। तो ऐसा ही इनमें से किसी एक ने किया कि अपने साम्राज्य का चहुमुखी विस्तार किया, तो इसलिए उसकी तुलना नेपोलियन से यहां पर की गई है। ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी पुष्यमित्र, सी कनिष्क, और डी समुद्रगुप्त। देखिए वैसे तो हम ये कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य भी बहुत ज्यादा विस्तारित था। चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे सेल्यूकस निकेटर को परास्त करके पश्चिमोत्तर प्रांत से भी आगे जाकर के अपने साम्राज्य का हिंदू कुश तक विकास किया, और दक्षिण से लेकर पूर्व में और उत्तर में ये बहुत ही विस्तारित था। लेकिन इसका जो उत्तर है वो होगा समुद्रगुप्त। इसका कारण यह है कि समुद्रगुप्त ने तमाम तरह के विजय अभियानों के द्वारा, युद्ध अभियानों के द्वारा अपनी शक्ति के बल पर अपने साम्राज्य का विस्तार किया, जबकि तत्कालीन समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने जो हम कह सकते हैं कि सेल्यूकस निकेटर को परास्त करने के अलावा कोई ऐसा विजय अभियान या युद्ध अभियान नहीं किया कि शक्ति के बल पर इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार किया हो, क्योंकि ये बहुत ही अर्लीस्ट मौका था भारतीय इतिहास का जिसमें अपने साम्राज्य का विस्तार करना उतना कठिन नहीं था जितना कि समुद्रगुप्त के समय में था, क्योंकि इस समय तक तमाम स्थानीय शक्तियां पैदा हो गई थी, और उनके साथ तमाम युद्धों के द्वारा, संघर्षों के द्वारा समुद्रगुप्त ने जो अपने साम्राज्य का विस्तार किया, तो निश्चित तौर पर इसकी तुलना नेपोलियन से की जा सकती है। तो आपका उत्तर हो गया कि नेपोलियन किसे कहा जाता है, आंसर है डी समुद्रगुप्त को। ठीक है, बाकी ये कनिष्क जो है कुषाण वंश का शासक है, और पुष्यमित्र शुंग जो है ये शुंग वंश का संस्थापक है, पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, अगला प्रश्न है, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन के विषय में जानकारी देता है।
इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में जानकारी देता है? ए चंद्रगुप्त मौर्य के, बी चंद्रगुप्त प्रथम के, सी चंद्रगुप्त द्वितीय के और डी समुद्रगुप्त के। आपने प्रयाग प्रशस्ति का नाम जरूर सुना होगा, जिसकी रचना हरिशेन ने की थी। तो प्रयाग प्रशस्ति किसके बारे में लिखी गई है? प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई है समुद्रगुप्त के बारे में। प्रशस्ति का मतलब होता है, ये प्रश्न एक बार पूछा गया है, प्रशस्ति का मतलब क्या होता है? प्रशस्ति का मतलब होता है अपने राजा के बारे में बढ़ा चढ़ा करके बताना या उसकी प्रशंसा करना। यानी कि जब शासक की प्रशंसा के बारे में कोई प्रपत्र लिखा जाता है तो उसे प्रशस्ति कहते हैं। तो प्रयाग प्रशस्ति इसी अशोक स्तंभ पर लिखा गया है जो कि इलाहाबाद में है। तो इलाहाबाद का जो अशोक स्तंभ है उसी पर समुद्रगुप्त की तारीफों में प्रयाग प्रशस्ति लिखा गया है। किसने लिखा है? हरिशेन ने। हरिशेन कौन थे? इनके दरबारी कवि थे। तो हरिशेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति, जाहिर सी बात है अशोक स्तंभ पर लिखा गया है। तो अशोक स्तंभ किसके बारे में जानकारी देता है? समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देता है। इसके अलावा इस अशोक स्तंभ पर अशोक के बारे में जानकारी, क्योंकि अशोक स्तंभ इसका नाम ही है, और एक मध्यकालीन भारत का जो एक शासक है जिसका नाम है जहांगीर, जहांगीर के बारे में भी इस अशोक स्तंभ से जानकारी मिलती है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो कुल मिलाकर के 3 शासकों के बारे में जानकारी मिलती है इलाहाबाद के इस अशोक स्तंभ से। कौन कौन? पहला तो अशोक हो गया, ठीक है। दूसरा कौन हो गया? समुद्रगुप्त हो गया, समुद्रगुप्त। और तीसरा हो गया जहांगीर। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं और अक्सर प्रश्न गलत हो जाता है। तो जहांगीर, समुद्रगुप्त और अशोक में से यहाँ पर 3 में से एक नाम लिखा हुआ है। आपका उत्तर हो जाएगा डी, समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देता है। और यह भी ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रयाग प्रशस्ति किस स्तंभ पर लिखा गया है तो ये अशोक स्तंभ पर उकेरित किया गया है। अगला, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय राजाओं में से किसकी प्रशंसा प्रयाग प्रशस्ति में अलंकृत शब्दों में की गई है? एक प्रश्न की व्याख्या से दूसरे प्रश्न का उत्तर तैयार हो जाता है। अभी अभी आपने देखा, तो प्रयाग प्रशस्ति में किसके बारे में विस्तार से प्रशंसा की गई है? समुद्रगुप्त के विजय अभियानों के बारे में, इसकी शक्ति के विस्तार, इसके साम्राज्य के विस्तार के बारे में इस प्रयाग प्रशस्ति में हरिशेन ने बहुत बढ़ा चढ़ा करके गाथा लिखी है। तो ये इसके बारे में जानकारी देता है। बाकी आप इनके बारे में कई बार जान चुके हैं। अशोक मौर्य साम्राज्य का एक बहुत ही प्रसिद्ध शासक था। हर्षवर्धन जो है वर्धन वंश का शासक था। हर्षवर्धन भी बहुत ज्यादा कवियों और लेखकों को संरक्षण देता था, बहुत साहित्य प्रेमी था। और ये जो बिंदुसार है ये भी मौर्य वंश का महत्वपूर्ण शासक है। अगला प्रश्न, पृथ्व्या प्रथम वीर की उपाधि किसकी थी? पृथ्व्या प्रथम वीर का मतलब होता है कि पृथ्वी पर जिसका कोई प्रतिद्वंदी ना हो। प्रतिद्वंदी मतलब कोई उससे टक्कर लेने वाला ना हो, जिसका जमीन पर पृथ्वी पर एक भी प्रतिद्वंदी नहीं होता है और पृथ्वी पर वो एकमात्र वीर होता है, तो उसको कहा जाता है पृथ्व्या प्रथम वीर। ऐसी उपाधि इनमें से किसको दी गई थी? ए समुद्रगुप्त, बी राजेंद्र प्रथम, सी अमोघ वर्ष और डी गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो यहाँ पर पृथ्व्या प्रथम वीर की उपाधि समुद्रगुप्त को दी गई थी, क्योंकि समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियानों के द्वारा अपनी शक्ति का लोहा मनवाया था। तो ऐसा इनके बारे में लिखते हैं कि ये पृथ्वी पर ऐसे एकमात्र वीर थे जिनसे कोई टक्कर नहीं ले सकता था। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की। ठीक है, परम भागवत या भागवत, यहां भी अलग से भागवत उपाधि भी होती है। तो परम भागवत या भागवत उपाधि जो है, इसके अलावा देवगुप्त की उपाधि भी, यहाँ पर देवगुप्त की उपाधि भी धारण की है इन्होंने ही। देवगुप्त की उपाधि, भागवत की उपाधि और परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला एक ही व्यक्ति है। इनमें से कौन है? ए
चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय और डी श्रीगुप्त। तो नाम है सी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय को वाकाटक लेख में देवगुप्त कहा गया है। ये परम भागवत या भागवत की उपाधि से ऐसा मालूम पड़ता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वे भागवत धर्म से प्रेरित थे, और भागवत धर्म से प्रेरित यानी कि वैष्णव थे। तो इस प्रकार का प्रश्न भी बनता है, आप याद रखें। अगर आपसे पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के भागवत धर्म से प्रेरित होने या वैष्णव धर्म से प्रेरित होने का प्रमाण क्या है, तो वह प्रमाण है इनकी उपाधि परम भागवत या भागवत। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। और भागवत या जो वैष्णव धर्म था या संप्रदाय था, इसका जो पहला अभिलेखीय साक्ष्य है वो हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ लेख है। तो ये कुल मिलाकर के भागवत धर्म से प्रेरित होकर के ही ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। मैंने बताया इनकी अन्य महत्वपूर्ण उपाधियां भागवत या देवगुप्त भी थी। निम्न में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? यहां पर देखिए प्रश्न आ गया है आपके सामने, सेम जो अभी हमने आपको बताया कि इनमें से कौन सा गुप्त राजा है जिसका एक और नाम था। तो आंसर आप जान चुके हैं, बी चंद्रगुप्त द्वितीय का एक अन्य नाम देवगुप्त था। और यह कहां पता चलता है? यह वाकाटकों से पता चलता है। ठीक है, वाकाटक अभिलेख से पता चलता है। वाकाटकों के साथ चंद्रगुप्त द्वितीय या गुप्त परिवार के जो है वैवाहिक संबंध थे, तो वहीं से पता चलता है कि इन्हें देवगुप्त भी कहा जाता था। समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त जो हैं ये गुप्त वंश के ही महत्वपूर्ण शासक हैं। कुमारगुप्त ने बड़ा ही बेहतरीन काम किया था, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और नालंदा विश्वविद्यालय उस समय बुद्ध धर्म की शिक्षा या बौद्ध शिक्षा के लिए विश्वविख्यात था, नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, तो इसकी स्थापना करने का जो श्रेय है वो कुमारगुप्त को जाता है। और समुद्रगुप्त के बारे में आप जान ही चुके हैं, पीछे कई क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, शक विजेता के नाम से किसे जाना जाता है? ए चंद्रगुप्त प्रथम को, बी समुद्रगुप्त को, सी चंद्रगुप्त द्वितीय को और डी कुमारगुप्त को। तो शक विजेता के रूप में चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने जब शकों को पराजित किया है, तो शकों को पराजित करने के बाद इनको शकारी की उपाधि दी गई, शकारी। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय की जो चंद्रगुप्त द्वितीय का एक नाम चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य भी है। यहां पर दो चीजें देखें, जब चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को उज्जैन में पराजित किया, जब चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक कौन थे? शक एक ऐसी एक जनजाति थी जिसने भारत पर आक्रमण किया था और पश्चिमी क्षेत्र में इन्होंने अपने राज्य का विस्तार भी कर लिया था। तो जब शकों को उज्जैन में पराजित किया चंद्रगुप्त द्वितीय ने, तो उस समय इन्होंने जो उपाधि धारण की वो थी शकारी। लेकिन जब इन्हीं चंद्रगुप्त द्वितीय ने इन शकों को पश्चिम में पराजित किया, ठीक है, पश्चिम जहां पर आज महाराष्ट्र का एरिया है, जब पश्चिम भारत में इनको पराजित किया तो इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो चंद्रगुप्त द्वितीय क्या बन गए? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। तो कुल मिलाकर के शकारी और विक्रमादित्य ये दोनों ही चंद्रगुप्त द्वितीय की ऐसी उपाधियां हैं जिनसे यह पता चलता है कि इन्होंने शकों को पराजित किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा शकों को पराजित करने के कई उदाहरण हैं, जैसे कि इसके एग्जाम्पल भी मिल जाते हैं, जैसे रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन एक शक क्षत्रप था और चंद्रगुप्त मौर्य ने इस एरिया में शकों को पराजित करके यहाँ पर अपने राज्य शासन की स्थापना की। और फिर उसके बाद जो रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उसमें बहुत सारी ऐसी बातें, जैसे कि यहाँ पर जो चांदी के सिक्के चलाई गई, इससे पहले गुप्त शासन में चांदी के सिक्कों का प्रचलन नहीं था और चांदी के सिक्के पश्चिमी प्रांत में या पश्चिम क्षेत्र में जो है वो शकों ने चलाए थे। तो शकों को पराजित करने के बाद
चंद्रगुप्त मौर्य ने चांदी के सिक्के चलाए, यह इस रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है। और इसी में बहुत सारी ऐसी जानकारियां मिलती हैं जिनसे यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया था। तो इसका आंसर हो गया चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न इससे से संबंधित है हमारा रजत सिक्के। रजत के सिक्के मतलब चांदी के सिक्के, ठीक है, रजत को हम चांदी भी कहते हैं, सिल्वर। तो रजत सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? मैंने आपको बताया चंद्रगुप्त द्वितीय था, और यह उसने शकों को पराजित करने के बाद किया था, और इसी समय उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण भी की थी। तो चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे, ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? देखिए, फाहियान जो है ये एक बौद्ध था, बौद्ध धर्म से को मानने वाला था। तो बौद्ध धर्म के बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए यह चीन से एक बौद्ध यात्री के रूप में भारत आया था। और जब ये भारत आया था तो जाहिर सी बात है उस समय गुप्तों का शासन था। और जब ये फाहियान भारत में आया तो गुप्तों के शासन से इतना प्रभावित हुआ कि इसने चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, जब ये आया तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में जो गुप्तकालीन समाज था, जो वहां का व्यवस्था थी, प्रशासन था, उसके बारे में अपने यात्रा विवरण में बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। और फाहियान ने मध्य देश की फिर यात्रा की, और मध्य देश वही क्षेत्र था जहां पर गुप्तों की राजनीति का केंद्र था। तो यहां पर उत्तर हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा की थी, और अपनी यात्रा विवरण में इसने चंद्रगुप्त द्वितीय को एक वीर शासक के तौर पर बताया है। ठीक है, अगला प्रश्न, कालिदास किसके शासन काल में थे? कालिदास बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाकार, लेखक, कवि, कुछ भी इनको कह लीजिए, इन्होंने बहुत ही बेहतरीन महाकाव्यों की रचना की है। तो ये किसके शासन काल में थे? अभी एक प्रश्न हमारे सामने आया कि गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम रूप में जाना जाता है प्राचीन भारत में। तो जाहिर सी बात है कि स्वर्ण काल में, और अगर ये पूछा जाए कि साहित्य की दृष्टि से कौन सा काल जो है वो स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है, तो यहां भी गुप्त काल ही होगा। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ये साहित्य को बहुत संरक्षण देते थे, और इन्होंने अपने दरबार में 9 रत्न बना रखे थे, जिन्हें हम नवरत्न या नवरत्न कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आज आधुनिक समय में नवरत्न या नवरत्न का संबंध हमारे ऐसे पब्लिक इंटरप्राइजेस से है जो कि सार्वजनिक नियंत्रण में, यानी कि पब्लिक सेक्टर्स इंटरप्राइजेस जो हैं, इनके बारे में नवरत्न का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया जाता है। जैसे मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न, इनका संबंध किससे है? सार्वजनिक उद्योगों से है वर्तमान संदर्भ में। लेकिन ऐतिहासिक संदर्भ में नवरत्न से मतलब था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के वे 9 जो विद्वान, जो इनको संरक्षण दिया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने, और उनके नाम ये हैं। ये बहुत पूछा जाता है, और पूछा ये जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के ये जो 9 रत्न हैं, इनमें से कौन सा क्या था, यानी कि जो 9 नाम हैं, जो विद्वान हैं जिनको चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने दरबार में संरक्षण दिया हुआ था, ये क्या करते थे? अलग अलग इनके नाम हैं, एक बार इनको हम बात कर लें फिर क्वेश्चन पर आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अमर सिंह का नाम है यहाँ पर। अमर सिंह कौन थे? संस्कृत कोशकार और कवि थे। धन्वंतरी प्रसिद्ध चिकित्सक, हरिसेन कवि एवं लेखक, कालिदास प्रसिद्ध कवि एवं नाटककार, कहापन का ज्योतिषी, शंकु वास्तुकार, वराह मिहिर, जो कुछ नाम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको अभी हम टिक कर देंगे। वराह मिहिर खगोलविद थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। वरुचि या वरुचि व्याकरणविद थे, संस्कृत के महान विद्वान थे। और वेतल भट्ट जो हैं ये जादूगर थे। इनमें से वो चीजें हम यहाँ टिक कर रहे हैं आपके लिए जहां से प्रश्न बन चुके हैं। ठीक है, कालिदास से सीधे सीधे प्रश्न आपके सामने आया हुआ है।
ये वराह मेहर वाला प्रश्न कई बार आया हुआ है। इसके अलावा जो ये आपका भरूची वाला प्रश्न आया हुआ है, बेतल भट्टवारा और ये धनवंतरी वाला। ठीक है, अब प्रश्न कहीं से भी आ सकता है तो आप इनको पूरे को भी, एक बार ये अमर सिंह वाला भी प्रश्न पूछा गया है, हरसेन भी पूछा गया है, याद आ रहा है मुझे। तो ये वो नाम है जो कि ऑलरेडी यहाँ से प्रश्न पूछे जा चुके हैं अलग अलग एग्जाम में। देखिए ये जो भी आप सीरीज देख रहे हैं पूरी, ये केवल आरओ के लिए ही नहीं, आगे जो प्रीलिम्स आ रहे हैं उनके लिए भी उतना ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इन्हीं में से प्रश्न निकाल करके अलग अलग पेपर में सेट किए जाते हैं। तो ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न और इन्हीं में से एक थे कालिदास जो आपके प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, तो कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में थे और 9 रत्नों में से एक थे। कालिदास की कोई महत्वपूर्ण रचना जिसका नाम आपको पता हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 14, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में हमने बात किया, गुप्त काल में इसकी स्थापना हुई थी। और नालंदा विश्वविद्यालय क्या था? ये बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, बहुत ही महत्वपूर्ण था, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। और नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट किया था। कौन था बख्तियार खिलजी? बख्तियार खिलजी जो है ये मोहम्मद गौरी का एक प्रतिनिधि था, जिसे मोहम्मद गौरी ने भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ अपने जीते हुए प्रदेशों की निगरानी करने के लिए छोड़ा था। इसी बख्तियार खिलजी ने गौरी साम्राज्य को पूर्व में विस्तारित करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। तो इसकी स्थापना किसने की थी पूछा जा रहा है। ए कुमारगुप्त द्वितीय, बी कुमारगुप्त प्रथम, सी चंद्रगुप्त द्वितीय और डी समुद्रगुप्त। तो आपको अगर इसका नाम पता है तो बताइए। आंसर होगा कुमारगुप्त प्रथम, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व में प्रसिद्ध था? ए चिकित्सा विज्ञान, बी तर्कशास्त्र, सी बौद्ध धर्म दर्शन और डी रसायन विज्ञान। तो आंसर आपको पता है, अभी बताया मैंने, बौद्ध धर्म दर्शन से संबंधित था नालंदा विश्वविद्यालय। और इसीलिए तमाम चीनी बौद्ध यात्री से लेकर के अन्य बौद्ध अनुयायी जो है इस नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने और बुद्ध के जीवन और उनके दर्शन के बारे में पढ़ने के लिए आते थे। ठीक है, अगला प्रश्न, किस एकमात्र गुप्त शासक के सिक्कों पर कार्तिकेय का अंकन मिलता है? किस एकमात्र गुप्त शासक के सिक्कों पर कार्तिकेय का अंकन मिलता है? मयूर आकृति, इसको मयूर आकृति से भी इसकी तुलना की जाती है। मान लीजिए प्रश्न पूछा जाए कि मयूर की आकृति के सिक्के किसके काल में मिलते हैं। यहां पर जो अभी एक प्रश्न पीछे हमारा आया था कि चांदी के सिक्के पहली बार किस गुप्त काल शासक ने जारी किए थे, तो उसका आंसर था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो चांदी के सिक्के जारी किए थे वे व्याघ्र शैली में थे, और व्याघ्र शैली में इनका जो आकार था ये एक आक्रमणकारी के रूप में या संहारक के रूप में दिखाई देते हैं। तो ये जो कौन सा गुप्त शासक है जिसने मयूर आकृति या कार्तिकेय का अंकन किया था अपने सिक्कों में, ये आपसे पूछा गया है। ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी कुमारगुप्त प्रथम, सी स्कंदगुप्त और डी कुमारगुप्त द्वितीय। तो इसका उत्तर होगा सी स्कंदगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त के साथ एक और चीज जुड़ी हुई है कि स्कंदगुप्त के समय में पहले गुप्तों में हुड़ आक्रमण बहुत ज्यादा हुए। तो हुड़ एक बर्बर और आक्रामक जाति थी जिसने बहुत आक्रमण किए थे चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त के शासन काल में। और ये जो है पता चलता है, जो इसके जो अभिलेख हैं जूनागढ़ अभिलेख और भीतरी अभिलेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त के समय में कैसे हुड़ों ने आक्रमण किए थे। तो कार्तिकेय की प्रतिमा या चित्र अंकित सिक्के इसके थे। अगला जो प्रश्न है वही इसका आंसर है, इसलिए मैंने अभी इसको बताया नहीं, अब इसको हम और एक्सप्लेन करेंगे। निम्न में से किस गुप्त शासक ने हुड़ों पर विजय प्राप्त की थी? ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी कुमारगुप्त प्रथम, सी
सी स्कंदगुप्त और डी भानुगुप्त। तो ये स्कंदगुप्त ही था। इसी के समय पर हूणों ने बहुत ज्यादा आक्रमण किए। मैंने बताया हूण कौन था, हूण कौन थे? हूण एक बर्बर और खाना बदोश जनजाति थी। बर्बर जनजाति थी जो मध्य एशिया से आए थे और इन्होंने बहुत ज्यादा गुप्तों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। तो अभिलेख ये बताते हैं, कौन से दो अभिलेख इस बारे में जानकारी देते हैं कि हूणों ने स्कंदगुप्त पर आक्रमण किया स्कंदगुप्त के शासनकाल में, और स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया। ये इसके बारे में जानकारी देने वाले जो दो अभिलेख हैं उनमें से एक है जूनागढ़ अभिलेख, ये पूछे जाते हैं, और दूसरा है भीतरी अभिलेख। ठीक है, भीतरी अभिलेख से जूनागढ़ अभिलेख से यह पता चलता है कि हूणों ने आक्रमण किया था, और भीतरी अभिलेख से यह पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था और विजय हासिल की थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से जानकारी मिली है। अगला प्रश्न, कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? यानी कि कौन सा वंश इनमें से ऐसा है जिनके समय में हूणों के बहुत ज्यादा आक्रमण हुए थे? तो पूरी व्याख्या के बाद आप तो उत्तर समझ ही गए होंगे। गुप्त राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था, और हूण आक्रमण के बाद ही तमाम समस्याएं इन गुप्तों को आई थी। और ऐसे ही बाह्य आक्रमण से, हालांकि भारत में सती प्रथा के बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं अन्य क्षेत्रों से भी, लेकिन सती प्रथा का पहला प्रामाणिक अभिलेखीय साक्ष्य जो है वो गुप्त काल से ही मिलता है, जिसे हम ऐरण अभिलेख कहते हैं। तो वो शायद इसीलिए था क्योंकि बाह्य आक्रमण से जब सुरक्षा पाने के लिए या इस प्रकार के आक्रमण की स्थिति में, ये तो केवल एक साक्ष्य था, यानी कि व्यापक पैमाने पर बाह्य आक्रमण के कारण यहाँ पर सती प्रथा जैसी कुरीति भी पहली बार गुप्त काल में ही सामने आई थी। ठीक है, तो गुप्त राजवंश को बहुत ही विचलित किया था हूणों के आक्रमण ने। अगला प्रश्न है, गुप्त राजवंश के संबंध में इनमें से कौन से कथन सही हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया है, सबसे पहले ये देखें कि पूछा क्या गया है। कभी कभी सही है पूछता है, कभी कभी सही नहीं है पूछता है, दोनों ही संदर्भ में उत्तर अलग अलग होते हैं। तो यहां हमसे पूछा जा रहा है सही है। पहला है, कुमारगुप्त सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी थे। कुमारगुप्त ये नाम भी था, वो एक गुप्त शासक का, और कुमारगुप्त या कुमारामात्य असली जो अधिकारी का नाम यहाँ पर था कुमारामात्य। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी थे तथा घरेलू प्रांतों में वे राजा द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियुक्त किए जाते थे। इनको सही प्रकार से हम लिख दें कुमारामात्य। ठीक है, कुमारामात्य, मात्य मतलब अमात्य। तो कुमारामात्य गुप्त काल में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी थे, और घरेलू प्रांतों में ये राजा द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियुक्त किए जाते थे, ऐसा पूछा जा रहा है। ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, दूसरा है, गांव के मुखिया का महत्व समाप्त हो गया था तथा उसकी सहमति के बिना भूमि का लेन देन शुरू हो गया था। यह कथन सत्य नहीं है, तो केवल एक सही है, आंसर होगा ऑप्शन ए। गांव के मुखिया का महत्व समाप्त नहीं हुआ था, और ये जो लिखा हुआ है कि इसकी सहमति के बिना ही भूमि का लेन देन, ये भी बात सत्य नहीं है। यद्यपि गुप्त काल में भूमिदान होता था और इसकी शुरुआत सातवाहनों ने की थी। भूमिदान का पहला अभिलेखी साक्ष्य जो है वो सातवाहनों का मिलता है, और गुप्तों ने बड़ी मात्रा में भूमि का दान किया था। और भूमिदान एक तो धार्मिक उद्देश्य से भी किए जाते थे, और दूसरा इनका उद्देश्य ये था कि जो राजस्व वसूली था, क्षेत्रीय जो अधिकारी थे वे राजस्व वसूल करते थे, तो उसके लिए भी भूमिदान में दी जाती थी। लेकिन गांव के मुखिया का महत्व समाप्त नहीं हुआ था। आगे जाकर के जो वर्धन काल है या राजपूत काल है, इस समय में बहुत ज्यादा भूमिदान दिए गए थे, जहां पर सामंतवाद और सामंत और महासामंत का चलन आया था। वहां पर गांव के मुखिया का महत्व कम हुआ था, लेकिन यहां पर गांव के मुखिया का महत्व बना हुआ था। तो आंसर हो जाएगा केवल एक या पहला वाला कथन ही सही है।
लास्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए और बताइए इनमें से कौन से सही हैं। पहला, गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे। दूसरा, उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था। तीसरा, उन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया था। तो अभी अभी आपने देखा ये वाला कथन बिल्कुल सही है, इन्होंने भूमिदान की परंपरा को बढ़ाया था, बिल्कुल सही है। लेकिन इनका प्रशासन केंद्रीकृत नहीं था। अगर आप भूमिदान करेंगे तो केंद्रीकरण कैसे होगा? केंद्रीकृत व्यवस्था का सर्वोच्च उदाहरण जो है प्राचीन भारत का, वो मौर्यकालीन प्रशासन है। हमने कई प्रश्नों में देखा और अभी पिछली यूनिट में हमने देखा कि मैगस्थनीज ने इंडिका में बहुत विस्तार से बताया है कि मुगल कालीन प्रशासन, खास तौर से जो नगरों का प्रशासन था, उसमें किस प्रकार से एक जो मंडल होता था जिसमें 6 समितियां होती थी, वो पूरे नगर के प्रशासन और प्रबंधन को हैंडल करता था। तो वहां पर राजा के पास पूरा नियंत्रण होता था। केंद्रीकृत व्यवस्था में क्या होता है, संपूर्ण जो साम्राज्य है उसका नियंत्रण राजा के हाथों में होता है, राजा शक्तिशाली होता है। लेकिन गुप्त काल में ऐसा नहीं था। या हालांकि गुप्तकालीन राजाओं की पदवियां बहुत बड़ी बड़ी थी, राजाओं का सम्मान बहुत ज्यादा था, लेकिन अगर हम शक्ति की बात करें तो राजा के पास नियंत्रण की शक्ति कम थी, क्योंकि भूमिदान की जो प्रथा थी इसने क्षेत्रीय शक्तियों को ताकतवर बना दिया और जो केंद्रीय स्तर पर जो शक्ति जो राजा थी उसके हाथ में नियंत्रण की शक्ति कम हो गई थी। तो कुल मिलाकर के गुप्तकालीन राजा जो है या गुप्तकालीन जो प्रशासन है इसमें केंद्रीयकरण नहीं था, इसलिए ये वाला कथन गलत है। और पहले में लिखा है कि गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे, बिल्कुल सही है, क्योंकि गुप्त सम्राटों को परम भागवत या ऐसी जो उपाधियां दी जाती थी जो देवताओं से उनकी तुलना करते हैं, या गुप्त सम्राटों के लिए दैवीय अधिकारों की, यानी कि उनका पद सम्मान तो बहुत था इनके पद का, लेकिन इनके पास जो शक्ति थी वो कम थी। तो पहला और तीसरा सही है, ऑप्शन होगा सी इज राइट आंसर। ये हमारे 20 क्वेश्चन थे गुप्त काल के आरंभिक चरण से, जिनमें हमने गुप्त काल का जो पूरा पॉलिटिकल जो रूलर थे, सिस्टम था, उसके बारे में बताया। अभी इसी चैप्टर, क्योंकि बड़ा चैप्टर है, आगे और क्वेश्चन आएंगे उनके प्रशासन से, उनकी अर्थव्यवस्था से, तो उनके बारे में भी हम बताएंगे। ये है इसकी आंसर सीट, और व्याख्या करने के बाद आपको, मुझे लगता है, आंसर सीट की जरूरत नहीं पड़ती होगी, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए इसको दे दिया जाता है। तो इसको पढ़िए, एंजॉय कीजिए और बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आने वाले सभी प्रीलिम्स के लिए अपने आप को तैयार कीजिए, क्योंकि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस की इससे बेहतर तैयारी और कोई नहीं हो सकती। और जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया कि जो 2024 के जो प्रीलिम्स होने हैं हमारे, जिनमें के आईएएस की डेट आ चुकी है और प्रीलिम्स की पीसीएस की डेट आने वाली है, तो आईएएस प्रीलिम्स, यूपी पीसीएस और अदर स्टेट के जितने भी पीसीएस एग्जाम्स होंगे, उनसे रिलेटेड जो भी आपका जीएस का सिलेबस होगा प्रीलिम्स का, उस पूरे सिलेबस की हम समीक्षा करने जा रहे हैं। इसके लिए हम हमारा ऑनलाइन बैच शुरू करने जा रहे हैं, जो कि दिसंबर फर्स्ट वीक में स्टार्ट होगा। तो ये आपकी जो क्लास होगी, इसमें हम वन लाइनर फैक्ट आपको बताएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर फैक्ट्स आपको बताएंगे, और ग्राफिक्स के जरिए पूरा सिलेबस आपको समझाएंगे। बहुत ही शॉर्ट में एक ब्रीफिंग हो जाएगी, समरी हो जाएगी। तो इसके ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही बैचेस हम शुरू करने जा रहे हैं। आपको जिस तरह से भी इसमें सुटेबल हो, आप उसमें अपना एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और दोनों ही ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच जो है वो हम हमारे दिसंबर फर्स्ट वीक में स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी हो, आप डायरेक्ट कॉल लगा करके पता कर सकते हैं। थैंक यू।